आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। अब पैसा किससे लेना? बैंक से लेना है। तो जो बड़ा फर्म है वो बैंक को अच्छा सिक्योरिटी दे सकता है। बड़ा फर्म कैसे सिक्योरिटी दे सकता है? जो उनका इन्वेंट्री होता है। बड़ा फर्म में करोड़ों रुपया का इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री को चलो दे दिया, गिरवी रखवा दिया, मॉर्गेज कर दिया। बुक डेट्स भी होता है, बुक डेट्स, जो आपको डेटर्स है जिनसे पैसा लेना, उनका भी आप वो बैंक को दे सकते हो। और ये सबसे क्या फायदा होता है? उनको एडवांस मिल जाता है बैंक से, आराम से मिल जाता है, विद ग्रेटर ईज। ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल एंजॉयड बाय लार्ज फर्म्स, investors have greater confidence in them and therefore would prefer their share, which can readily be sold on the stock exchange. A large firm can thus raise capital at low cost. अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। एक्सटर्नल फाइनेंस मतलब लोन्स एंड बोरोविंग्स, ठीक है। इंटरनल जो है था कैपिटल लेने के लिए, तो चलो वो सब यूज कर लिया। अब उस जगह पे आपका इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई हो जाता है। भैया देखो, ऐसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डाइवर्सिफाई कर लिया और मार्केट भी इलेक्ट्रॉनिक्स के फेवर में था, तब तो चलो रिस्क कवर हो गया। बट हमने डाइवर्सिफाई उस लाइन में किया जो लाइन गिर रहा है, तो ये बेकार हो गया। अब दे आर एक्सटर्नल इन द सेंस दैट दे अक्रू टू फर्म्स नॉट ऑन देयर इंटरनल सिचुएशन बट फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री। चीपर रॉ मटेरियल, जो अभी बिजनेस मैंने कहा, चीपर रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट। कैपिटल इक्विपमेंट भी सस्ता, मशीन जो है वो भी सस्ता हो गया। सूरत में क्यों मशीन सस्ता है? क्योंकि भाई बहुत सारे मैन्युफैक्चरर यहीं आके शॉप खोल लिए। और यहां क्यों शॉप खोले हैं? क्योंकि यहां पर लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो ट्रांसपोर्टेशन ये सब का खर्चा वहीं पर असेंबली कर रहे हैं। तो सूरत में जहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होगा ना, तो वहां पर सस्ता मिलेगा, ठीक है। जहां पर जिस चीज का उत्पादन ज्यादा होगा, तो वहां पर आप देखो रॉ मटेरियल भी सस्ता, कैपिटल इक्विपमेंट भी सस्ता। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, अब समझ लो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रहा है, तो एग्रीकल्चर के लेटेस्ट मशीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब आ जाएंगे इंडिया में। दिस विल चेंज द टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री एंड रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अच्छा अच्छा सीड्स, अच्छा अच्छा ट्रैक्टर, अच्छा अच्छा सिचुएशंस, जो क्योंकि भाई इंडिया में अब सब कोई एग्रीकल्चर में ध्यान लगा रहे हैं, इंडिया में अब सब कोई मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान लगा रहे हैं, इंडिया में सब कोई अब खिलौना बनाने में ध्यान लगा रहे हैं, इंडिया में अब सब कोई मोबाइल फोन बनाने में ध्यान लगा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में, अगर सब कोई, जैसे अभी मोदी जी ने बोला मेक इन इंडिया चालू करो भैया, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाएंगे। अब इंडिया में अगर सब कुछ बन रहा है, तो बहुत सारे लोग अगर आ जाते हैं तो सस्ता हो जाता है, टेक्नोलॉजी के कारण सब बेनिफिट मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। अब जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे अगर एक इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर हो गया, तो वहां के कारीगर, वहां के लेबर, अब जैसे समझ लो सूरत का लेबर आया है, अब भैया हम तो कलकत्ता में हैं, हमको उतना अच्छा से मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया मेरे को कम है, बट वहां के स्पेशलाइज्ड लोग आके हमको यहाँ सिखाएंगे। तो ऐसा तो होता ही है। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। अगर समझ लो टाटा का एक फैक्ट्री बन रहा है, टाटा नैनो का फैक्ट्री अगर बन रहा है, तो बगल में क्या होगा दोस्त? बगल में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो उनके प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल बनाएंगे, कोई टूल्स बनाएंगे, कोई मशीनरी बनाएंगे, कोई कंपोनेंट बनाएंगे, कोई रिपेयर का काम करेंगे। भैया मैं गाड़ी का फैक्ट्री के बगल में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टायर बना रहा हूँ, मैं उसका विंड स्क्रीन बना रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ एंसिलरी काम करना है। इनपुट प्राइसेस go down in a competitive market and the benefits of it accrue to all firms in the form of reduction in the cost of production. Likewise, new units may come up for processing or recycling of waste products of the industry. This will tend to reduce the cost of production in general. कुछ अच्छा हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा, मार्केटिंग फैसिलिटी भी अच्छा मिल रहा है। अब पहले खुद ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, अब क्या है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज आ गई है, मार्केटिंग वाले बोलते हैं आप चिंता मत करिए, हम आपका संभाल लेंगे, आउटसोर्सिंग बोलते हैं इसको। सिमिलरली कम्युनिकेशन सिस्टम में गेट मॉडर्नाइज्ड, रिजल्टिंग इन बेटर एंड स्पीडी इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन। डिससेमिनेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को भैया सस्ता मत समझना, बहुत महंगा चीज होता है। इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिल जाए ना तो भाई कमाल हो जाए।
So necessary information regarding technology, labor, prices and products may be easily and cheaply made available to the firms on account of publication of information booklets and bulletins by industry association or government in public interest. इनपुट मार्केट में डिस्टर्बेंसेस आ गया तो भाई सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा. एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज इज राइज इन वेरियस फैक्टर प्राइसेस. जब फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता ना दोस्त, तो भी सब कुछ महंगा हो जाता कई बार. अब सब कुछ बना रहे, इंडस्ट्री हाई ग्रोथ पे है, तो प्रेशर पड़ रहा है ना इनपुट पे, इनपुट रॉ मटेरियल पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये कॉस्टली हो रहा है. अब ये कॉस्टली होने के चक्कर में अपने जो बोलते हैं ना पड़ता नहीं बैठ रहा है. मतलब ये, इसका मतलब ये है कि भाई अब हमको सस्टेनेबल नहीं है, मेरे लिए वायबिलिटी नहीं आ रहा है. प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हाई हो जा रहा है. कल तक 70 रुपया में बना रहा था, 80 रुपया में बेच रहा था, आज मेरा कॉस्टिंग 79 रुपीज में आ रहा है और मार्केट 81 रुपीज नहीं देने के लिए रेडी है. तो मैं क्या करूं, 1 रुपया के लिए काम करूं? तो बहुत कुछ आ गया, एक ही जगह पे बहुत कुछ आ गया. अब गवर्नमेंट बोलता नहीं भैया बंगाल में और जूट मिल नहीं खोलने देंगे. प्रीवियस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का बात कर रहे थे, खर्चा क्या हो रहा है उसका बात नहीं कर रहे थे. अब यहां पर खर्चा भी ध्यान में रखना है. सबको कुछ ना कुछ चाहिए, एंटरप्रेन्योर देगा. लैंड को फिक्स रेंट मिलता है, लेबर को फिक्स वेजेस मिलता है, कैपिटल को अपना इंटरेस्ट वगैरह मिलता है. सब कुछ फिक्स है. एक एंटरप्रेन्योर है जिसका कुछ भी फिक्स नहीं है, बेचारा रिस्क लेता है. अगर काम सही तरीका से सेट हो गया तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, काम नहीं सेट हुआ ठीक से तो बेचारा को लॉस हो जाएगा. ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट which involve cash payments of production. Accounting costs are expenses already incurred by the firm. Accountants record these in the financial statement of the firm. Financial statements में आते हैं. 50 लाख रुपया है मेरे पास, एंड वी नो कि हमारा देश में एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम है, और बैंक अगर समझ लो मेरे को 10% दे रहा है तो 50 लाख पे मेरे को 5 लाख रुपया बिना कुछ किए बैंक से इंटरेस्ट मिलने का पूरी गारंटी था मेरे पास. था क्या नहीं था? बिल्कुल था. समझ लो अगर 10% मिल रहा है तो आज के दिन में जब भी मैं व्यापार में पैसे लगाऊंगा तो एक बात बताओ, मैं 50 लाख रुपया खर्च करके मैं क्या चाहूंगा? कम से कम ये तो जरूर चाहूंगा कि 5 लाख रुपया से ऊपर का कमाई हो, 5 लाख प्लस का कमाई हो. ये तो मैं हमेशा चाहूंगा. वरना अगर मैं 4.5 लाख रुपया कमाऊं ना तो मेरी बीवी मेरे को जान से मार दे. बोला आप सारा दिन भर घर से बाहर रहते थे और 4.5 लाख रुपया का कमाई किए, इससे अच्छा बैंक में जमा करके आप मेरे साथ रहते, कम से कम बच्चों के साथ रहते. मैं घर पे सारा दिन इंतजार कर रही हूं कि मेरा पति कमा के लाएगा, और क्या कमाया आपने? नुकसान कर दिया. इससे जब बैंक में पैसा रहता तो 5 लाख रुपया मिल रहा था बिना कुछ किए. बात ये हो रहा है कि भाई अगर मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा होता, ये पैसे नहीं लगाता, एक तो देखो पैसे लगाया, ये पैसा तो बैंक में रख के इंटरेस्ट मिल सकता था, और मैं कहीं ना कहीं जॉब कर सकता था. तो जॉब करता तो वाइफ बोली कि देखो ये 50 लाख तो बैंक में डालते तो 5 लाख मिलता, और तुम्हें कम से कम 10 लाख रुपए की नौकरी मिल रही थी, तो कुल मिला के 15 लाख रुपया तो आता. बट ये ऐसा बिजनेस किया तुमने, 15 लाख रुपया जो आराम से मिल रहा था, 10 लाख जॉब करके 5 लाख बैंक में रख के ये 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करके पूरे के पूरे पैसे फंसा दिए हो, और रिटर्न क्या आया? साल में 4.5 लाख. बेवकूफ पति मेरे. तो ऐसा बोल सकती है. सो ही वुड हैव सोल्ड हिज सर्विस फॉर टू अदर्स फॉर सम पॉजिटिव अमाउंट ऑफ मनी. ये जो बोल रहे ना पॉजिटिव अमाउंट ऑफ मनी की, चलो कुछ ना कुछ तो आता, और यहां क्या हो रहा है? चला गया, पैसा लगा दिया, नहीं आ रहा है, या जितना लगाया उससे ज्यादा आना चाहिए. अकाउंटिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड दीज कॉस्ट. तो ये जो मैं खो दिया तो मेरा खर्चा है. कॉस्ट क्या होता है? जो चला जाता है अपने हाथ से.
राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये अपॉर्चुनिटी को मैंने खो दिया, गवा दिया जी। तो अपॉर्चुनिटी थी बैंक से 5 लाख रुपया कमाने की, वो गवा दिया। अपॉर्चुनिटी थी 10 लाख रुपया का जॉब करने का, तो ये जॉब करने का अपॉर्चुनिटी भी मैंने गवा दिया। तो गवा दिया तो मेरा ये खर्च है एक तरह से। बट ये क्या वैसा खर्च है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखते हैं? नहीं जी। तो अकाउंटिंग एक्सपेंसेस में, कॉस्ट में हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, बट खर्चा तो है, ठीक है जी। सो दीज कॉस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट। सो इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या है? मनी प्लस टाइम। ये इन्वेस्ट कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। अगर बैंक का रेट 10% है तो ये बैंक का नॉर्मल रिटर्न हो गया, और अगर उसका समय, अगर उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से 20 लाख रुपया पर एनम का जॉब उसके दोस्त को मिल रहा है, ये जॉब उसको भी मिला था एंटरप्रेन्योर को, बट उसने वो 20 लाख रुपया का जॉब को ठोकर मार दी, और 50 लाख रुपया जिससे उसको 10% बैंक में रुपया मिल सकता था इंटरेस्ट, वो भी बैंक में नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं 25 लाख रुपया का रिस्क किसने लिया? एंटरप्रेन्योर ने लिया। सो इसे कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। अपने पास प्रोजेक्टर्स है, अपने पास कुछ इक्विपमेंट्स है, तो जितना भी कुछ एंटरप्रेन्योर का खुद का था, वो खुद का चीज भी बिजनेस में लगा दिया। तो अगर ये खुद का चीज अपने बिजनेस में नहीं लगाता, अगर एसी को रेंट आउट कर देता, किसी भी, हर चीज का तो कुछ ना कुछ तो कीमत है ना बाजार में, तो उसको भी हम इकोनॉमिक कॉस्ट में जोड़ेंगे। सो अकाउंटिंग कॉस्ट को अपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर का खुद का खर्चा है, खुद का जो पैसा था जो नहीं लगाया बैंक में, खुद का जो सैलरी उसको मिलने वाला था, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों को मिला के होता है। तो जब भी डिसीजन लेना है तो अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, और ये दोनों को जब हम मिला के लेते हैं तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। तो कहने का मतलब है कि डिसीजन अकाउंटिंग कॉस्ट को ले, या डिसीजन हमेशा इकोनॉमिक कॉस्ट को लेके करें, या हम ये बोले कि डिसीजन जब भी लो तो अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, कैसे ही बोल लो। तो डिसीजन मेकिंग में और अकाउंटिंग कॉस्ट को हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो देखो होता क्या ना, ये अलग अलग भाषा है, तो इसमें कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। तो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों को मिलाकर अगर हम डिसीजन ले रहे हैं, परफेक्ट। अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट को ध्यान में रख के डिसीजन ले रहे हैं, परफेक्ट। अगर हम अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को ध्यान में रख के डिसीजन ले रहे हैं, परफेक्ट। और अगर एक नया शब्द में बोल दूं, इस इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर मैं ये बोल दूं कि भैया इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, और फिर बोले एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो भी परफेक्ट। सो बात एक ही कर रहे हैं, उसको अलग अलग नाम दे दिया हमने, तो आपको अलग अलग नाम को समझना जरूरी है। तो ये टेबल मैंने दोस्त आपके लिए बना दिया है, सो ये एकदम आपको इजी कर देगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कवर हिज इकोनॉमिक कॉस्ट इफ ही वॉन्ट्स टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो बैंक में रखता तो 5 लाख, जॉब कर रहा होता तो 20 लाख, तो ये 25 लाख का तो कवरेज होना ही चाहिए ना भाई। और इस 25 लाख को मैं भूल जाऊं और फिर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, अगर किसी ने कहा अरे वाह भैया वाह 18 लाख कमा लिया भाई तूने, तो मैं बोलूंगा भैया 18 लाख क्या कमाया, मैं तो 7 लाख का नुकसान में हूं। वो कैसे भाई? 18 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो वो अकाउंट्स में प्रॉफिट दिख रहा है 18 लाख का। सर पूरा साल मेहनत किया, सब कुछ किया, रुपए लगाया, रिस्क लिया, और कमाया क्या? 18 लाख। इससे अच्छा तो सर कुछ नहीं करता ना, रुपए को बैंक में डालता तो 5 लाख मिलता, और चुपचाप कहीं और जॉब कर रहा होता तो 20 लाख मिलता। सर तो 25 लाख तो मेरे हाथ में था, 25 लाख का अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में था, या 25 लाख का इम्प्लिसिट कॉस्ट लग गया मेरा। 25 लाख का खर्चा करके मैं इस धंधे पे आया था। 25 लाख छोड़कर आया तो मतलब 25 लाख चला गया मेरे से। खर्चा मतलब क्या होता है? जब आपके पॉकेट से कुछ निकल जाता है। तो ये 25 लाख निकल गया था जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया, तो 25 लाख निकल गए थे सर, -25।
मैं -25 से काम शुरू किया हूं सर, और आप अकाउंट्स में मेरे को +18 दिखा रहे, तो सर कुल मिला के -7 हुआ क्या नहीं हुआ सर? हाँ जी, अब समझ में आ रहा है सर। 27 लाख आया अकाउंट्स के बुक में, तो क्या मैं 27 लाख कमा लिया? नहीं दादा, मैं -25 से शुरू किया था। मैं -25 से शुरू किया था, चलो काम करके 27 लाख आया, तो एक्चुअल में मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, मैं अपने वाइफ को जाके बोल सकता चलो कोई बात नहीं, -25 से शुरू किया 27 पे पहुंचा, तो मेरी बीवी बोलेगी इतना मेहनत किस लिए किए? सिर्फ 2 लाख के लिए। तो मेरा एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? क्या मेरा एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट 27 लाख रुपया है? क्या मेरा एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट 27 लाख रुपया है? बोलिए भैया। कुछ नहीं करके भी 25 आ रहा था और 25 को छोड़ा मैंने, मेहनत किया साल भर, तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअली देखा जाए तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया है। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट 25 लाख, इसको भी मैंने पार्ट बनाया है। इफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर just covers both implicit and explicit cost, then he has zero economic profits। तो मेरा explicit cost है 20 लाख, जो बिजनेस मैंने किया उस पर 20 लाख का कॉस्ट है, और जो मैंने अपॉर्चुनिटी खोया 5 लाख बैंक वाला, 20 लाख सैलरी वाला, तो 20 लाख प्लस 25 लाख, टोटल मेरा कॉस्ट है 45 लाख, और मेरा कमाई आया है 50 लाख। तो इस सिचुएशन पे मेरा 5 लाख रुपया जो है दैट इज अब नॉर्मल प्रॉफिट। 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। बट इस नॉर्मल प्रॉफिट में से मैं अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट हटाऊंगा, 30 माइनस 25, तो ये 5 लाख आएगा मेरा। आई होप कि दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो सिंपल सी बात थी, अपने को अपना इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को ध्यान में रखे हुए काम करना है। अब किसी लेबर को पैसा दे दिया, आउटले का मतलब ही देखो पता क्या है, जैसे पॉकेट से आउट हो रहा और किसी को बोलता है ले। सो इस तरीके से भी अपने समझ सकते हैं, आउटले कॉस्ट, आउटले निकल गया ये। सो वेजेस, मटीरियल्स, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, जो भी मेरा आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस है, आउट पॉकेट, आउटले। Opportunity cost on the other hand is concerned with the cost of the next best alternative opportunity which was foregone in order to pursue a certain action। अब इसको next best क्यों बोल रहे हैं सर? जैसे 5 लाख रुपया बैंक में रखते और 20 लाख रुपया का जॉब अपने को मिल रहा था, बट इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़कर मैं अपना खुद का बिजनेस चालू किया। इसको मैंने छोड़ा है, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है। दोस्त, कभी भी अपने किसी को छोड़ते हैं किसी और के लिए, तो कहीं ना कहीं हमने बिजनेस को फर्स्ट रैंकिंग दिया और इसको सेकंड रैंकिंग दिया। तो ये जो सेकंड को छोड़ा, दिस वाज द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अपॉर्चुनिटी था, बट ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, तो इसको छोड़ने का भी तो कीमत था ना, 25 लाख रुपया। सो आई होप कि दिस इज क्लियर। तो मैंने रिजेक्ट किया इस 5 लाख और 20 लाख वाला सिचुएशन को, और मैंने एक्सेप्ट किया अपना खुद का बिजनेस करने का। तो ये पॉलिसी को मैंने एक्सेप्ट किया, इसको मैंने रिजेक्ट किया। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, ये बात तो ठीक है, अपने तो समझ चुके हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट को फाइनेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। At some point of time and hence are recorded in the books of account। तो books of account में रिकॉर्ड हो रहा है, तो भैया ये तो समझ में आ गया कि ये अकाउंटिंग कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट और सब्जेक्टिव वैल्यू दैट इज foregone in choosing one activity over the next best alternative। तो ये सब्जेक्टिव वैल्यू, अरे यार क्या पता 20 लाख का जॉब मिल जाता, अरे क्या पता प्रमोशन भी मिल जाता 2 महीना बाद तो 30 लाख हो जाता, अरे क्या पता भैया 30 लाख नहीं डबल प्रमोशन मिल जाता तो 40 लाख हो जाता। तो ये एक सब्जेक्टिव है, इमोशनल बातें हैं जो कॉन्क्रीट नहीं है। इट रिलेट्स टू द सैक्रिफाइस्ड ऑल्टरनेटिव्स,
इट इज इन जनरल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ठीक है यार, अगर कोई ऐसे पूछे, कोई अगर पूछ ले आपसे कि आउटले कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, बोले हाँ होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? उसका कोई सटीक कैलकुलेशन है ही नहीं अपने पास। वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन, it is not the tuition fee and the cost of books alone that are relevant. One should also take into account the earnings foregone, other foregone uses of money which is paid as tuition fees, and the value of missed activities etc. as the cost of attending classes. तो दोस्त आज के लिए यही रोकते हैं, आप इस पर ध्यान लगाइएगा। नेक्स्ट डे हम आके इसका डिस्कशन को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।